नमस्कार दोस्तों, ओसोप कोडिंग के शानदार सेगमेंट एक्सपर्ट टॉक में आप सबका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हमारे साथ होने वाले हैं मिस्टर नीरज शर्मा सर, जो फिलहाल HCL नीदरलैंड्स में सीनियर जावा डेवलपर के तौर पर कार्यरत है। और आज के इस वीडियो में हम उनसे सवाल करेंगे कि यदि हम IT सेक्टर में इंडिया के बाहर जॉब पाना चाहते हैं, फॉरेन कंट्रीज में जॉब चाहते हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर होना चाहिए। हम उनसे यह भी सवाल करेंगे कि यदि हम जावा की फील्ड में अच्छा नाम कमाना चाहते हैं, अच्छे डेवलपर बनना चाहते हैं, तो उसका क्या रोड मैप होना चाहिए। और चूंकि सर ने काफी सारे इंटरव्यूज लिए हैं, तो आज के इस वीडियो में हम उनसे यह भी जानेंगे कि जब हम किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो किन चीजों का ध्यान हमें रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि सर फिलहाल इंडिया विजिट पर आए हुए हैं, तो हमने इन्हें अपने स्टूडियो में बुला लिया है और आपके सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में हम डायरेक्ट एक्सपर्ट से लेने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। अब मैं हमारे स्टूडियो में और इस इंटरव्यू के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा नीरज शर्मा सर। पहले तो ओसोप कोडिंग के इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, सबसे पहला सवाल जो मेरा रहेगा हमारे दर्शकों के लिए भी, कि आपकी IT इंडस्ट्री और प्रोग्रामिंग की जर्नी कैसी रही, क्योंकि आपने BSc इन इलेक्ट्रॉनिक्स किया था, तो वो कोई IT फील्ड, और उस समय तो आपने इतना ज़्यादा कोडिंग को टच नहीं किया था। अब जब भी कोई नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से कोडिंग की तरफ जाता है तो उसको थोड़ा सा डर लगता है कि कैसे मैं कोडिंग को सीखूंगा, कैसे उस फील्ड को, उस चीज़ को समझ पाऊंगा। तो सबसे पहला सवाल तो सर ये रहेगा कि कोडिंग में और प्रोग्रामिंग में आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ। ये बिल्कुल सही बात है कि जब कभी भी कोई भी पहली बार नॉन कंप्यूटिंग बैकग्राउंड से जब कंप्यूटिंग बैकग्राउंड या टेक्नोलॉजी में आता है, तब उसको डर ज़रूर लगता है। जैसा कि सेम केस मेरे साथ भी था। मैंने जब BSc इलेक्ट्रॉनिक्स किया और फिर बाद में जब मुझे पता चला कि नहीं, कंप्यूटर में ज़्यादा स्कोप है और प्रोग्रामिंग्स वगैरह में ज़्यादा करियर के अपॉर्चुनिटीज़ है, तो फिर मुझे भी मन में डाउट था कि मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ या कैसे चीज़ों को कर सकता हूँ। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने अलग अलग टेक्निकल फील्ड्स में जो मेरे कॉन्टेक्ट्स में थे उन सभी से चर्चा की। और फिर मुझे पता चला कि ओसोप कोडिंग में नाम की कोई संस्था है और वहाँ पर डॉक्टर धर्मेंद्र वाजपेयी सर हैं, जिनके मार्गदर्शन में कई सारे स्टूडेंट्स ने अपना करियर बनाया है। तो फिर मैं ओसोप कोडिंग में सर के कांटेक्ट में आया और वहाँ से फिर मेरी कंप्यूटर की जो जर्नी है या जैसे वो स्टार्ट हुई। तो सर, फिर जैसे आपने ओसोप कोडिंग का कहा, तो आपने फिर जीरो एरर प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को भी फील किया होगा कि किस तरह से जीरो एरर प्रोग्रामिंग होती है। तो सर, थोड़ा सा उसका एक्सपीरियंस बताइएगा। हाँ, ज़ीरो एरर प्रोग्रामिंग में जैसे सर जब हम क्लासरूम में पढ़ते थे, तो सबसे पहली स्टेप ये हुआ करती थी कि हमारे पास कंप्यूटर नहीं होता था। मेरा खुद का पर्सनल कंप्यूटर मेरे पास नहीं था। हमको जब कभी भी समय मिलता था तो हम कॉलेज में प्रैक्टिकल किया करते थे। पर सर की जो अप्रोच थी या जो ओसोप कोडिंग का जो मेन बेसिक सिद्धांत है कि सब कुछ हम पहले ऑन पेपर करते हैं। तो पहले जो फ्लो चार्ट्स होते हैं, वो फ्लो चार्ट्स में पूरा प्रॉब्लम को समझना, डिसीजन ट्री, डिसीजन मेकिंग उसको समझना। जब हमारे को पूरा लॉजिक क्लियर हो जाता है, तो फिर हम प्रोग्रामिंग के थ्रू उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया करते थे। तो प्रोग्राम लिखने से पहले हमारे दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होता था कि हाँ, अब कौन सा स्टेप सामने आना है। तो बिना सोचे समझे फिर हम उसको लिखा करते थे, क्योंकि जो फ्लो चार्ट्स और डिसीजन ट्रीज वगैरह जो होते हैं वो सारे कंसेप्ट क्लियर हुआ करते थे। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती थी कि हाँ, इस प्रॉब्लम के लिए अब हम अगली स्टेप कौन से होंगे। मतलब सर, आपने बिना कंप्यूटर के कॉपी पेन से ही पूरी कोडिंग सीखी। हाँ जी, ये बिल्कुल सही है कि बिना कंप्यूटर के कॉपी पेन के थ्रू हमने काम किया है। और इतना ही नहीं, जब हम स्कूल कॉलेज में जब कभी भी हम जाते थे आगे और कंप्यूटर हमको मिलता था तो कुछ ही समय के लिए मिलता था, क्योंकि हमको स्लॉट्स मिले हुए थे कि A सेक्शन के लोगों के लिए इतना समय है, B सेक्शन के लोगों के लिए इतना समय। तो वो टिपिकल होता था, हम वहाँ पे ज़्यादा समय दे भी नहीं पाते थे। तो हम हमारी कॉपी ओपन करते थे
और उसमें से टाइप करते थे, और फिर वो जब कंपाइल के लिए कंट्रोल F9 जो हमारा C और C++ के लिए होता था, जैसे ही प्रेस किया तो वो एरर फ्री कंपाइल होता था और फिर रन होता था। तो सर आपने अपनी प्रोग्रामिंग की जर्नी का तो हमें बताया, और काफ़ी अच्छा लगा सर ऐसा सुनकर कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी यदि हम आए तो भी हमारा प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। लेकिन सर फिर आपने प्रोग्रामिंग सीख ली, अब आप कोडिंग की इस जर्नी में, प्रोग्रामिंग की इस जर्नी में एंटर हुए, तो आईटी सेक्टर में कैसे आपने पहली अपनी जॉब अचीव करी, और उसके बाद कैसी आपने अपने पूरे इस करियर को फैसिलिटेट किया कि पहली जॉब के बाद दूसरी कैसे लगी, तीसरी कैसे लगी, और आज आप इतने बड़े मुकाम पर है कि नीदरलैंड्स की एक बहुत ही नामी कंपनी में आप एज ए जावा डेवलपर और सीनियर जावा डेवलपर वर्क कर रहे हैं। तो आपकी वो जर्नी कैसी रही सर? उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब मैं MCA पास आउट हुआ, पहले मेरा BSc इलेक्ट्रॉनिक्स था, उसके बाद मैंने MCA कंप्लीट किया। MCA कंप्लीट करने के बाद उस समय 2009 रिसेशन का टाइम था, तो थोड़ा शुरुआत में स्ट्रगल ज़रूर करना पड़ा, पर क्योंकि फाउंडेशन मजबूत था, स्ट्रॉन्ग था, उसकी वजह से जितनी भी कंपनियां थी, जिन जिन कंपनियों में इंटरव्यू दिए, सभी कंपनीज में सिलेक्शन हुआ। अब फिर प्रॉब्लम मेरे साथ ये थी कि अब किसको चूज़ करना है। तो फिर ऐसे फिर शुरुआत में ऐसा लगा कि नहीं, मुझे इंदौर छोड़ करके नहीं जाने का है, पर फिर बाद में मेरे पिताजी ने फोर्स किया कि नहीं, तुमने इतनी पढ़ाई की है, इतनी मेहनत की है, सब कुछ, तो आगे जाना चाहिए। तो सबसे पहला मेरा एक्सेंचर का सिलेक्ट हुआ, उसमें मैं आगे गया, मुंबई में रहा। फिर मुंबई में जाने के बाद करीब 1 साल बाद मेरे पापा ने ही कहा, आगे बढ़ा, बोले कि अब तुमको इंडिया से बाहर के लिए ट्राई करना चाहिए। और क्योंकि एक्सेंचर में उस समय मेरे पास बाहर के प्रोजेक्ट्स नहीं थे, या मैं यूँ कहूँ कि बाहर जिस प्रोजेक्ट में मैं था उसमें आउट ऑफ इंडिया की अपॉर्चुनिटी नहीं थी। देन आई डिसाइडेड कि मुझे मूव ऑन करना चाहिए। देन आई मूव्ड ऑन टू अनदर कंपनी विच इज़ वेल नोन, एंड मैं यूँ कह सकता हूँ कि उस समय मेरा ये थॉट था कि हाँ, मेरी ड्रीम कंपनी है टाटा, उसमें गया मैं। और वहाँ जाने के बाद मुझे विदिन 3 मंथ्स आउटसाइड या ऑन साइट हम कहते हैं उसको, वो अपॉर्चुनिटी मिली, और फिर मैं नीदरलैंड्स मूव हुआ, और उसके बाद फिर कभी मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सर जैसा आपने अभी अब्रॉड का बताया कि फिर बाद में आपको अब्रॉड जाने का मौका मिला, तो ओसोप कोडिंग पे जो हमारे दर्शक हैं उनका भी ये जानने की इच्छा है, और मेरी भी ये जानने की इच्छा है कि सर हम लोग जब प्रोग्रामिंग की फील्ड में उतरे, तो उस वक्त यदि हमारा ड्रीम है कि हम भी अब्रॉड में जाके कोई एमएनसी में काम करें या अपनी ड्रीम आईटी एमएनसी को क्रैक करें, तो हम अब्रॉड जाने के उस ड्रीम को कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं? हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए उस चीज़ को लेकर? एक तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि किस फील्ड में आप एक्सेल कर सकते हैं या आपका इंटरेस्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जावा टेक्नोलॉजी में था, मैं जावा टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ा, पर आप किसी भी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे सी है, C++ है, कई सारी कंपनियां हैं जो C++ में भी आपको एम्बेडेड प्रोग्रामिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स उसमें रिक्वायरमेंट है, उसमें आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप ऑपरेशंस में भी जा सकते हैं, जैसे अज्योर है, AWS है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, तो पाइथन है, .NET है, और कई तरीके की चीज़ें, टेस्टिंग ऑटोमेशन है, उसमें भी जा सकते हैं। तो पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप किस टेक्नोलॉजी में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, वो बनाएं। फिर अपनी स्किल्स को मजबूत करें, उसमें एक्सेल करने की कोशिश करें। डिफरेंट तरीके के जो एग्जांपल्स हैं उनको आप बना सकते हैं और उनको कर सकते हैं। जैसे एक अलग अलग वेबसाइट्स पर आप जा सकते हैं और वहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों में से कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक आध दो हिट आपके इंटरव्यू क्वेश्चन में भी आ जाए। इसी के साथ साथ जो है आपको अपना रिज्यूमे अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। रिज्यूमे जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसके साथ एक होता है कवर लेटर। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं या जो बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार इंटरव्यू के लिए जाते हैं या पहली बार अप्लाई करते हैं, उन्हें सिर्फ रिज्यूमे पता होता है, कवर लेटर के बारे में पता ही नहीं होता। कवर लेटर क्या होता है कि
आप ये बताते हो किसी भी हायरिंग मैनेजर को कि ये जो पर्टिकुलर जॉब के लिए वैकेंसी उन्होंने निकाली है उसमें आप कहाँ फिट बैठते हो। वो अपनी फिजिबिलिटी बताते हो आप कि हाँ इस पर्टिकुलर जॉब के लिए, इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए मैं अपने आप में कितना कॉन्फिडेंट हूँ या मैं क्या दे सकता हूँ कंपनी को। ये कवर लेटर होता है और ये कवर लेटर में आप अपने बारे में बताते हो और उस पर्टिकुलर जॉब में आप कैसे फिट बैठते हो ये बताते हो। तो कई बार तो आपको ऐसा भी हो सकता है कि कवर लेटर पढ़कर ही आपको आगे की प्रोसेस, इंटरव्यू प्रोसेस के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। रिज्यूम 3 पेज 4 पेज का होना ज़रूरी नहीं है, पर उस रिज्यूमे में क्या क्वालिटी कंटेंट है, आप क्या दे पाते हो उसमें, आप अपनी क्वालिटी क्या बता पाते हो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, वो इम्पॉर्टेंट होता है। किसी भी जॉब के लिए एक स्पेसिफिक रिज्यूम बनाएं अपना, जिसमें उस जॉब से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स है उन रिक्वायरमेंट में आपके पास क्या है ऑफ़र करने के लिए उसे शो करें। ऐसा कभी ना करें कि एक ही रिज्यूम 4 अलग अलग जॉब्स हैं उन सब में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें। हमेशा एक स्पेसिफिक रिज्यूमे स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए एक स्पेसिफिक कंपनी के लिए बनाएं और उसी के लिए अप्लाई करें। ऐसा सभी के लिए करें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है। इसके अलावा एक मोटिवेशन भी होता है। जब हम बाहर की कंपनियों के लिए या आउट ऑफ इंडिया के लिए ट्राई करते हैं तो कंपनीज आप पर ट्रस्ट करती है कि आपने कहा कि मुझे जावा आता है तो दे विल ट्रस्ट यू कि हाँ आपको जावा आता है, क्योंकि आप उस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बट उस जॉब के लिए या उस पोजीशन के लिए आप क्यों मोटिवेटेड हैं या क्यों करना चाहते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर यदि किसी काम को करने में आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप कभी भी उस काम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो मोटिवेशन होना ज़रूरी है। कई बार हम जैसे सब सोचते हैं कि नहीं मुझे जॉब करना है तो जॉब करने के लिए क्या मोटिवेशन मेरा क्या, बस पैसा कमाना है, बात ख़त्म। ऐसा नहीं, क्योंकि अगर यदि आप जब किसी भी फील्ड में जाएंगे, किसी भी जॉब को करने के जाएंगे, उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी आप उसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। जैसे उदाहरण के तौर पर 3 इडियट्स मूवी आपने सभी ने देखी होगी। उसमें फरहान जो रहता है उसका इंटरेस्ट होता है फोटोग्राफी में, पर उसके पापा बोलते हैं कि नहीं तुम इंजीनियरिंग करो। तो वो संभव नहीं हो पाता। तो जहाँ आपका पैशन है, जिस चीज़ के लिए आप पैशन है, उसमें आगे बढ़िए। मतलब सर हम ऐसा बोल सकते हैं दैट आवर ड्रीम शुड बी बैक्ड अप विद सम रीजन, विद सम मोटिवेशन। यस। तो अगर हम में वो आग है कि हमको बाहर जाकर के काम करना है और इसलिए करना है क्योंकि हमको इस फील्ड में इंटरेस्ट है, कि प्रोग्रामिंग हमारा कोर कॉम्पिटेंसी है, तो फिर हमें उस कंपनी में अप्लाई करना चाहिए। और फिर आपने बताया कि रिज्यूम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि अक्सर मतलब हमारे दर्शक भी इस बात से एग्री करेंगे कि हम लोग रिज्यूम पर उतना ध्यान नहीं देते। रिज्यूम हमारा ऐसा होता है कि हाँ भाई मेरे दोस्त ने अगर बना लिया, भाई तू मेरे को रिज्यूम भेज दे, मैं तेरे रिज्यूम को अपडेट करके अपना बना लूंगा। हाँ, और ये सबसे बड़ी गलती होती है। हाँ। ये कभी ना करें। मतलब हमें रिज्यूम बिल्डिंग और इन चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान। जी। कई बार आप लगता है आपको तो आप उसके लिए क्लासेस भी ले सकते हैं या किसी प्रोफेशनल रिज्यूम राइटर से की सर्विसेज भी ले सकते हैं। ये मार्केट में आपको कई सारी मिल जाएगी। या फिर जो भी आपका टीचर है जो आपको अच्छे से जानता है उसकी मदद लें, तो उससे भी आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। और सर एक और चीज़ मैं इसमें जानना चाह रहा था, जैसे आपने रिज्यूम का बताया, वो ठीक, हमने एक अच्छा रिज्यूम तैयार किया, बट हमको कैसी पर्सनालिटी कैरी करके इंटरव्यू देने जाना चाहिए? मतलब कि जब हम एज ए फ्रेशर जाएंगे तो आई होप कि इंटरव्यूअर हमारे अंदर पर्सनालिटी देखता होगा कि कैसा कॉन्फिडेंस है, क्या है। तो उस चीज़ के लिए सर थोड़ा कि कितना ज़्यादा हमारे कॉन्फिडेंस पर ध्यान दिया जाता है और कितना ज़्यादा हमारे प्रोग्रामिंग को मार्क किया जाता है, दोनों का क्या बैलेंस रहता है एज ए फ्रेशर? देखिए, कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, पर ओवर कॉन्फिडेंस को अवॉइड करें। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक थिन लाइन होती है। कॉन्फिडेंस ये कहता है कि अगर किसी सवाल का जवाब आपको आता है तो बेझिझक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसको बताइए, समझाइए, जो स्टेप्स आप देते हैं वो उनको क्लियर कीजिए कि आपने जो आंसर दे रहे हैं उसके पीछे का रीजनिंग क्या है। हो सके तो एग्जाम्पल लेकर के समझाइए कि इस सिचुएशन में एक पर्टिकुलर ये एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, तो उससे ज़्यादा क्लियर होता है। आपकी उससे अंडरस्टैंडिंग पता चलती है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग की डेप्थ कितनी है।
पर ओवर कॉन्फिडेंस ये बोलता है कि अगर यदि किसी सवाल का जवाब आपको नहीं आता या किसी चीज़ का आपका लॉजिक नहीं पता है, तो उस समय भी हम इंटरव्यूअर को कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। ये गलत है। कोई चीज़ नहीं आती, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, पर परफेक्ट की तरफ बनने की तरफ हम आगे ज़रूर बढ़ सकते हैं। तो लर्न करने की इच्छा होना चाहिए। कोई चीज़ अगर यदि नहीं आती तो आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं, सॉरी सर, ये मुझे नहीं पता, पर हाँ, मैं इसमें आगे काम करके ज़रूर इसमें आगे बढ़ सकता हूँ या सकती हूँ। तो ये होना ज़रूरी है, और यही ऑनेस्टी आपको आगे आगे लेकर के जाती है। मतलब एक एक्सेप्टेंस का जो एक भाव होता है वो हमारे अंदर होना चाहिए। हाँ, गलती अगर यदि आप स्वीकार कर सकते हैं तो उसमें सुधार संभव है। सर, जैसा आप अभी करंटली यूरोप में जॉब कर रहे हैं और काफ़ी सारे बच्चों का अब्रॉड जाने का एक सपना रहता है, और वहाँ फिर उनके पास दो ऑप्शन बचते हैं कि या तो वो यूएस में जाए या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में जाए। तो सर, जैसा मुझे पता भी है कि आपने थोड़े समय के लिए यूएस की कंपनीज़ में भी काम किया है, तो सर एक थोड़ा सा डिफरेंस बताइएगा कि यूरोप और यूएस में क्या डिफरेंस है। और एक और जो मेरा प्रश्न रहेगा सर, वो ये है कि क्या आज इंडिया में भी उतनी अपॉर्चुनिटीज़ है कि हम सोच सकते हैं कि बाहर न जाते हुए हम इंडिया में भी अच्छे से काम कर पाएँ। तो सर उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो सबसे पहले इंडिया से स्टार्ट करते हैं हम। इंडिया में भी आज सब बड़ी कंपनियां हैं, बड़े ब्रांड्स हैं, और यही ब्रांड्स मल्टीनेशनल कंपनीज़ है। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो नो डाउट इंडिया में भी है, और इंडियन कंपनी से ही आपको बाहर जाने का भी मौका मिल सकता है, जिसे हम डेपुटेशन कहते हैं। मेरा खुद का भी पहला यूरोप में डेपुटेशन था। तो नो डाउट आप इंडिया में भी अलग अलग कंपनीज़ में जा सकते हैं, बट थोड़ा सा अगर यदि आप डायरेक्ट बाहर की कंपनी में जाना चाहते हैं या यूएस या यूरोप को टारगेट करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है कि सबसे पहले तो वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती है, वीज़ा स्पॉन्सरशिप। तो पहले किसी भी कंपनी में अप्लाई करने से पहले ये समझे कि क्या वो कंपनी आपको वीज़ा स्पॉन्सरशिप देने के लिए तैयार है या नहीं, अन्यथा आप उसमें अपना समय व्यर्थ ना करें। दूसरी बात ये आती है कि यूरोप में रिलेटिवली जो कल्चर होता है, जो एनवायरनमेंट होता है जॉब को लेकर, वो कूल होता है। आज आपने काम किया या नहीं भी हो पाया तो आप उसको कल कर सकते हैं, बट हाँ, डिलीवरी जो आपको देना है वो ऑन टाइम होना चाहिए एंड अप टू द मार्क होना चाहिए। पर अगर यदि यही हम यूएस की बात करते हैं तो वहाँ पर कल्चर थोड़ा रिजिड ज़रूर हो जाता है। वहाँ पर आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती, और जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ी हेक्टिक हो जाती है, स्ट्रेसफुल होती है। बनस्पत यूरोप ज़्यादा कूल है, आप अपने काम के साथ साथ अपनी लाइफ को भी इंजॉय कर सकते हैं। तो वर्क लाइफ बैलेंस जो यूरोप में मिलेगा आपको, वो यूएस में नहीं मिल पाता है। ये अंतर आ जाता है। बाकी संभावनाएं असीमित है, इंडिया में भी और बाहर भी। तो आप दोनों वे में आप ट्राई कर सकते हैं कि पहले इंडियन कंपनी में जाएं और फिर डेपुटेशन से बाहर जाएं और एक्सप्लोर करें, या फिर डायरेक्टली इंडिया से ही आप बाहर की कंपनियों के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। पर सर, जब हम इंडिया से डायरेक्ट ट्राई करें तो हमको एक वीज़ा का जो एक रहता है रिक्वायरमेंट, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए जाना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि हमारा समय अमूल्य है, एक बार जाने के बाद दोबारा नहीं मिलेगा आपको। तो पहले ये समझें, अपना होमवर्क करें कि जिस कंपनी की कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को समझें। उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ होता है कि वो कंपनी क्या चाहती है। उस हिसाब से, जैसे कि मैंने आपके पिछले सवाल के जवाब में बताया कि अपना कवर लेटर, अपना रिज्यूमे तैयार करें। इसी के साथ साथ अपना होमवर्क करें कि वो कंपनी करती क्या है, उसका डोमेन क्या है, आप उसमें अपना कहाँ फिट बैठते हैं और आप क्या नया दे सकते हैं उस कंपनी के लिए। बेसिकली आप ये बताना चाहते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब देना चाहते हैं हायरिंग मैनेजर को कि व्हाई आई हायर यू, व्हाट डू यू हैव स्पेशल इन यू। वो ये सवाल का जवाब जैसे ही हायरिंग मैनेजर को मिल जाता है, फिर पैकेज, जो बड़े पैकेज या जो लग्जरी पैकेज जिसको हम बोलते हैं, वो फिर एक फॉर्मेलिटी वाली बात हो जाती है। फिर आप जितना एक्सपेक्ट करते हैं, कई बार आपको उससे भी ज़्यादा
ऑफर मिलता है। तो ये चीज़ हमको समझना ज़रूरी है। और वीज़ा वाली रिक्वायरमेंट भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इसमें वीज़ा की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो पाएगी या नहीं। अगर यदि ये सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग फिट बैठती है तो आप बेशक उस कंपनी के लिए अप्लाई करें, उस जॉब के लिए अप्लाई करें, अन्यथा स्किप करके आगे बढ़ें। और ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आप अप्लाई करेंगे और वो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कई बार हज़ारों बार आपको अप्लाई करना होता है। तो निराश कभी ना हो, क्योंकि हमको सिर्फ एक हिट की ज़रूरत है, फिर हमारा सिलेक्शन होगा तो हम हमारी काबिलियत खुद ब खुद बता पाएंगे। हमेशा ये ध्यान में रखें कि आप अकेले नहीं हैं, आपके जैसे कई सारे लोग हैं जो एक ही चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो कई बार हायरिंग मैनेजर के लिए भी उतना ही डिफ़िकल्ट होता है किसी बंदे को या बंदी को सिलेक्ट करना, जितना कि आपके लिए डिफ़िकल्ट है किसी एक कंपनी में सिलेक्ट हो जाना। तो सर, जैसे आप एक सीनियर जावा डेवलपर है, तो हमारे दर्शकों का ये सवाल है कि हमको यदि जावा सीखना है और जैसी एक्सपर्टीज आपने जावा में हासिल करी है, यदि हम भी वैसी एक्सपर्टीज हासिल करना चाहते हैं तो कौन सा रोड मैप हमको फॉलो करना चाहिए, कौन कौन सी स्टेप्स का ध्यान रखना चाहिए जिससे हम थोड़ा फास्ट भी जावा को सीख सके और हमारी जो फाउंडेशन है, जो एक्सपर्टीज है, वो भी उसमें मजबूत हो पाए। और सर, जो लोग जावा के अलावा कोई ऑप्शन सर्च कर रहे हैं और इसी फील्ड में रहना चाहते हैं, आईटी इंडस्ट्री में ही रहना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है सर? सबसे पहले जैसे कि मैं जावा डेवलपर हूँ, और कोई अगर यदि जावा में आगे बढ़ना चाहता है, काम करना चाहता है, या किसी भी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहला एक जो ज़रूरी पॉइंट है वो ये है कि एक लर्निंग पाथ हमको डिसाइड करना होगा। उस लर्निंग पाथ में अपने पॉइंट्स बनाएं कि आपका स्टार्टिंग कहाँ पर है और आप कहाँ जाना चाहते हैं। उस बीच में ये सारी चीज़ें हैं कि जैसे उदाहरण के तौर पर आपने कहा कि जावा में अगर यदि कोई एक्सपर्टाइज करना चाहता है तो स्टार्टिंग हमको फाउंडेशन जैसे सी प्लस प्लस हुआ, फिर उसके बाद कोर जावा हुआ, फिर एडवांस जावा हुआ, फिर उसके बाद हम जावा के डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं जैसे स्प्रिंग हुआ, स्प्रिंग बूट हुआ, हाइबरनेट हुआ, ये ऐसे अलग अलग हम ऑप्शंस देख सकते हैं। तो ये सारा एक जावा का लर्निंग पाथ हुआ। इसी के साथ साथ आप अगर यदि दूसरी टेक्नोलॉजीज़ में जाना चाहते हैं जैसे अज्योर हुआ या AWS हुआ, ये या और दूसरी क्लाउड टेक्नोलॉजीज़ हुई या .NET हुआ, तो उन सब के लिए हमको एक कस्टमाइज लर्निंग पाथ बनाना होता है। ये लर्निंग पाथ बनाने में आप ओसोप कोडिंग जो संस्थान है उसकी मदद ले सकते हैं, या फिर खुद अपने से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं और किसी एक्सपर्ट के साथ बैठ करके या किसी अनुभवी के साथ बैठ करके उसको डिस्कस कर सकते हैं और फिर उसमें आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर यदि हम बिना लर्निंग पाथ के अगर यदि आगे बढ़ेंगे तो भटक जाएंगे। और जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि मैं खुद भी ओसोप कोडिंग के साथ मेरे शुरुआती दौर से जुड़ा हुआ हूँ, मैं स्कूल कॉलेज के टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे तो मौका मिला है ये कि मैं हाथों हाथ फेस टू फेस सभी जो ओसोप कोडिंग के शिक्षक हैं उन सभी से सीखा हुआ हूँ टेक्नोलॉजीज़ को। पर क्योंकि अब ये डिजिटल फॉर्म में आ गया है तो अब सभी के लिए उपलब्ध है, तो इसका फ़ायदा उठाएं और सारे लर्निंग्स पाथ को आगे लेकर के आप डिस्कस कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। या मैं तो आपको ये भी कहना चाहूँगा कि अगर यदि हो सके तो सारे अलग अलग लर्निंग पाथ्स एक बार आपके सभी दर्शकों के लिए आप खुद से बना सकें तो वो भी अच्छा होगा, ताकि जब कभी भी कोई भी आगे बढ़ना चाहे तो वो पहले से ही डिसाइड कर सके कि हाँ, मैं किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं किस लर्निंग पाथ पे आगे जाना चाहता हूँ। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा सर आज आपसे बात कर और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शकों को भी ये इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि जिस तरह से आपने हमको चीज़ें बताई कि बेसिक्स हमारे कितने क्लियर होने चाहिए, पर्सनालिटी का कितना इंपॉर्टेंस होता है, रिज्यूमे का कितना इंपॉर्टेंस होता है, तो वो सारी बातें हमारे लिए भी नई हैं और सीखने वाली है। और ये सर इस बात का एश्योरेंस रहेगा आपको कि ओसोप कोडिंग के जो दर्शक हैं उनको लगभग हर चीज़ से रिलेटेड जानकारी हम इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर देंगे।
और मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा कि यदि आपके कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि हम सर से डायरेक्टली आपके सवालों को डिस्कस कर सके। और यदि आपकी ज्यादा डिमांड आएगी तो हम सर के साथ ऑनलाइन इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे। कभी मौका मिला तो ऑफलाइन, जब सर नीदरलैंड से वापस आएंगे तो ऑफलाइन भी उनके साथ इंटरव्यूज लेंगे, ताकि सर और हम कनेक्टेड रहे। और एक सर, एक छोटी सी चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, दर्शकों के मन में आ रहा होगा इस बात की गारंटी, इसलिए मैं आपसे पूछ लेता हूं कि कल को ओसोप कोडिंग का कोई बच्चा या ओसोप कोडिंग से सीखा हुआ कोई व्यक्ति नीदरलैंड्स आता है तो सर आपका कितना सपोर्ट मिलेगा? इसके लिए तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पहली चीज़, ओसोप कोडिंग जो है अपने आप में ही नाम ही काफ़ी है। अगर यदि ओसोप कोडिंग का नाम लेकर के अगर यदि कोई आता है, मिलता है, तो बेझिझक हम आगे बढ़ सकते हैं। कई बार हुआ तो बिना इंटरव्यू के भी आगे बढ़ सकते हैं। पर और जो चीज़ मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि सभी कंपनियां जो है रेफरल्स ज़रूर मांगती हैं, रेफरल्स ज़रूर लेती हैं, एम्प्लॉयज़ भी रेफरल्स देते हैं। और हर कंपनी का अपना एक अलग पोर्टल होता है। उस पोर्टल पे अगर यदि आप किसी रेफरेंस के थ्रू जाते हैं तो और भी ज़्यादा आपको प्रेफरेंस मिलता है। तो नो डाउट, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है, मैं खुद उसमें रहा हूँ, आगे बढ़ा हूँ। तो बिल्कुल जो मैं कर सकता हूँ ओसोप कोडिंग के दर्शकों के लिए या ओसोप कोडिंग के स्टूडेंट्स के लिए, तो बिल्कुल मेरी तरफ से सदैव दरवाजे खुले हैं ओसोप कोडिंग के लिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, अगर आपको ये बात पसंद आई हो कि नीदरलैंड्स में अगर हम जाए और ओसोप कोडिंग का नाम ले तो हमारे पास एक रेफरल है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिए और इस इंटरव्यू को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि उनको भी समझ में आए कि जावा जैसी टेक्नोलॉजी को सीखने में, लैंग्वेज में हमको किस तरीके के कमांड की आवश्यकता है और कैसे हम बड़ी बड़ी कंपनीज को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे अगले एक्सपर्ट टॉक के सेगमेंट में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।